अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के शेयरों को देखेंगे तो 35 शेयर चढ़े हुए हैं, 15 शेयर सिर्फ गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और जो चढ़ने वाले शेयर आपको दिखेंगे ना, उसमें आपको दिखेगा कि जो टॉप गेनर्स हैं उनमें आपको 6-7% की तेजी दिखाई देखने को मिलेगी। श्रीराम फाइनेंस आपको 6% ऊपर दिखेगा, वही इंटरग्लोब एविएशन आपको 4% ऊपर दिखेगा। तो चलिए ऐसे बाजार में करना क्या है, ये स्ट्रेटजी भी समझते हैं और हमारे मेहमान, जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं शो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे। हरीश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सबसे पहली राय आपकी बाजार पर ही चाहिए कि इस रिकवरी में क्या करना है। ये रिकवरी आपको बाजार को कहां तक ले जाती हुई दिख रही है? जी, अगर देखा जाए तो 2 दिन के गिरावट के बाद आज मार्केट थोड़ा संभलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से मॉर्निंग मॉर्निंग में एक तेजी के साथ ओपनिंग देखने मिल रहा था, निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो रिकवरी तो अच्छी तेजी देखने मिल रही है। अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते में जो सपोर्ट्स थे 24,300 का, उसके नीचे जैसे टूटा था वहां से बिग बल देखने मिल रही थी। मुझे लग रहा है कि उसी लेवल का रेजिस्टेंस अभी माना जा सकता है। तो जब तक ये 24,300 के और 24,400 के आसपास मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है अभी भी। उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक सेलॉन रेस का ही रहेगा अभी भी। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए देखा है तो 24,300 से लेकर 400 का रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 70 पॉइंट्स का अपमूव देखने मिल सकता है निफ्टी में इंटरडे या आने वाले दिनों में। यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल सेटअप हल्का सा रिकवरी के मोड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव अभी भी बनने में थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। तो जिस तरीके से हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, जो भी अभी पुल बैक देखने मिल रहा है, ये जो भी है, ये ओवरसोल्ड सिनेरियो था इंडिकेटर्स पे। तो उसके चलते ये पुल बैक रैली नजर इंडिकेशंस देखने मिल रहे हैं। तो कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना जरूरी है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से हमने सेल ऑफ देखने मिल रहा है, अभी भी वॉर का सिचुएशन है जो क्लियरली अभी तक कहीं ना कहीं अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं मिला है। तो उसके चलते मेरे सबसे कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करनी जरूरी है। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमने कल एक बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल रहा था। उसके चलते आज एक रिकवरी देखने मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में और जो रिकवरी और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है, जहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 57,200 का, और उसके ऊपर निकल जाता है तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है 57,500 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में थोड़ा रिकवरी और तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वीकनेस कल के ट्रेडिंग में देखने मिल रहा था, आरएसआई जो था डीप ओवरसोल्ड में चला गया था। तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा उछाल देखने मिल सकता है इंट्राडे और आने वाले दिनों में। हाउएवर ओवरऑल अभी भी सेटअप इतना ज्यादा तेजी का नहीं है। मुझे लग रहा है कि कॉशियस अप्रोच बिल्कुल अपनाना चाहिए अभी भी। बिल्कुल। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए, बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये राय आपको हरीश जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके सवालों को शामिल करते हैं और पहला जो हमारे पास सवाल आया है वो आया है हमारे पास यूट्यूब से विकास जी का। चलिए विकास जी ही आए हैं, विकास जी से ही पूछ रहे हैं सवाल। चलिए सवाल शामिल करते हैं। जियो फाइनेंस के 1,000 शेयर है इनके पास, 300 रुपए पे लिए हैं इन्होंने और ये कह रहे हैं कि कब ऐड करूं इस लेवल पर और क्या करूं इस लेवल पर। तो जियो फाइनेंस इस वक्त जो है 232 के भाव पे चल रहा है, इन्होंने 300 के भाव पर खरीदे हैं, तो ठीक ठाक तो नीचे जा चुका है। क्या ऐड करना चाहिए, कोई निचले स्तरों पे बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? हरीश जी क्या राय बनती है आपकी जियो फाइनेंस पे? देखिए, जियो फाइनेंस में हमने देखा है कि एक बीच में अच्छी रैली देखने में मिल रही 2025 में, लेकिन वहां से फिजल आउट होते हुए नजर आया। वहां से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 25 से 30% डाउन है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अभी भी रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करे, हो सकता है कि स्टॉक और थोड़ा डिप देखने मिल सकता है। जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 220 से लेकर 210 लेवल्स के आसपास है। तो अगर इनको एवरेज करनी है तो बिल्कुल थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा रुके, थोड़ा डिप आने दीजिए। जब तक मार्केट पूरा बॉटम आउट नहीं बन जाता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जल्दी की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 220 210 के आसपास अगर मिलता है तब जाके मुझे लग रहा है कि एवरेजिंग करने के लिए सोचा जा सकता है। तो फिलहाल दूर रहने की राय रहेगी इस स्टॉक से। हम्म बिल्कुल, तो फिलहाल दूर रहने की राय है, बाद में एवरेजिंग के बारे में सोचेंगे। हरीश जी ने बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बताई। चलिए अगले कॉलर हमारे हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। विजय जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। विजय जी स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। क्या सवाल लेकर आए हैं आप, कौन से शेयर पर पूछना चाहते हैं आप अपनी सवाल? हेलो। नमस्कार विजय जी। हेलो। नमस्कार विजय जी, बोलिए आपके सवाल क्या हैं?
हाँ नमस्कार सर जी, मेरे पास आनंद राज के 100 शेयर हैं 543 के रेट पे। इन्वेस्टमेंट पर्पज क्या करना है सर इसके लिए? अनंत राज के शेयर है आपके पास 500 कितने जी। के भाव पर है विजय जी? और 543 के रेट पर है सर। अब इसमें मुझे क्या करना है, और ऐड करें या अभी थोड़ा इंतजार करें? जी। ठीक है बिल्कुल आपको राय दिलाते हैं। 543 के भाव पे खरीदे विजय जी की और 480 के आसपास शेयर जो है इस वक्त पहुंच गया है। 479 के आसपास के रेट इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हरीश जी क्या राय बनती है, क्या निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है? डेटा सेंटर से जुड़े तमाम जो शेयर्स हैं, जो इनेबलर्स हैं डेटा सेंटर के, उनमें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अनंतराज भी चढ़ा था ठीक ठाक, लेकिन इनकी खरीदारी काफी ऊपरी भाव पर है। क्या करें अभी? बिल्कुल आगे विकास जी, अगर देखा जाए तो जब डेटा सेंटर का सेटअप चल रहा था पूरा, उस टाइम पे थीम में ये स्टॉक पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा था। रिसेंटली मार्केट थोड़ा बहुत वीकनेस के चलते इस स्टॉक में भी थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। हाउएवर चार्ट सेटअप इतना कुछ खराब नहीं है, अभी भी थोड़ा वीकनेस बिल्कुल बिल्कुल देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जल्दी ही रिवर्स होते हुए नजर आ सकता है। तो इनको बने रहना चाहिए। तो अभी तक एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी सेटअप खराब नहीं है, तो हो सकता है कि जल्दी रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक में। हाउएवर अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए में देखा है तो सिर्फ 560 570 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो 200 डे मूविंग एवरेज का है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स के आसपास थोड़ा वीकनेस नजर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल सकता है, लेकिन बने रहने की सजेशन रहेगा रैंक लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है और थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। तो ये अनंतराज के ऊपर आपको राय मिल गई है विजय जी। चलिए अगली कॉलर हमारे साथ जो है वो यूट्यूब से है। यूट्यूब से इन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास। कविता जी का सवाल है और इनका ये कहना है कि इनके पास बाइंग प्राइस है 288 रुपए 44 पैसे की और 290 क्वांटिटी में इनके पास IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर है इनके पास, और 115 के आसपास भाव आ गया है। काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है, एक साल में करीब करीब 20-30% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है शेयर में। IREDA क्या करना चाहिए हरीश जी? IREDA बने रहे, ये भाव आएंगे वापस, कुछ नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की भी राय होगी क्या आपकी? देखिए, एरिडा में अगर देखा है तो लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है, कोई भी उछाल में स्टॉक प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बिग वाली और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस में रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जैसे आता है स्टॉक प्राइस, वहां से मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 130 के आसपास ही इसका मेजर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल इनका नजरिया तो ऑब्वियसली पोजिशनल है और लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना जल्दी इसमें रिवर्सल तो नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो 130 का रेजिस्टेंस अभी देखने मिल सकता है, मिल रहा है स्टॉक प्राइस में फिलहाल के लिए। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस में 110 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से उसके ऊंचे चलता है, तो मुझे लग रहा है कि और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल। तो ये राय IREDA के ऊपर आपने कविता जी को दी है। चलिए एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, क्या राय है आपकी? क्या सवाल है आपके? और ये शेयर लिए है ना सर, मैंने तो शेयर 382 के हिसाब से। आपने कौन से शेयर लिए शेखर? हेलो, जी शेखर बताइए, आपका सवाल बताइए हमें। मैंने टाटा पावर के शेयर लिए हैं सर 382 के भाव पे। तो शेयर है अभी वो 353 के आसपास भाव चल रहा है। क्या करूं कि और इन्वेस्ट करूं इसमें कि इसमें से निकल जाऊं अभी? 282 पे आपने लिया टाटा पावर, 381 पे चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। आप कह रहे हैं कि आपको ये जानना है कि निकल जाना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी। ठीक है, चलिए हरीश जी से पूछते हैं। हरीश जी, इनके पास 282 के भाव पे टाटा पावर के शेयर हैं और इस वक्त 382 के आसपास का भाव आ गया है। ठीक ठाक रिटर्न तो इनको मिल गया है।
लेकिन सर एक क्वेश्चन होता है मेरा, और ज्यादा है जाने की, ये पूछना चाहते हैं, ये सवाल इनका है। देखिए टाटा पावर में हमने देखा है कि इनका अच्छे लेवल्स पे खरीदारी है और प्रॉफिट भी है। लेकिन अगर देखा चार्ट में अगर प्राइस की मोमेंटम देखते हैं तो लगातार एक कंसोलिडेशन में है, मेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बहुत, जिसमें कंपैरिजन देखते हैं तो दूसरे पावर स्टॉक्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर देखा है जो 400 के करीबन बार बार स्टॉक प्राइस चला जाता है, लेकिन वहां से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल 400 के लेवल निकलना जरूरी है, तब जाके थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। हावेवर अगर इनको निकलना है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है, ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो मेरा रुझान यही रहेगा कि अगर इनको प्रॉफिट है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। और उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एनटीपीसी में स्टॉक रहेगा, जहाँ पे इनको निवेश किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीपीएसई सेक्टर में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी एक अच्छा बाय बन सकता है पावर सेगमेंट में ही। अगर चाहे तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं एनटीपीसी में, पावर टाटा पावर से निकल के। बिल्कुल, तो टाटा पावर से निकल के आपको एनटीपीसी में शिफ्ट करना चाहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न यहां मिल गया। अब एनटीपीसी में पोटेंशियल दिख रहा है हरीश जी को, तो उन्होंने आपको एडवाइस ये दी है, आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए शेखर जी। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवालों को इस शो में शामिल कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयरों पर क्या करना है, कहां खरीदारी नहीं करनी है, कहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है और कहां एवरेजिंग करनी है। लेकिन एक शेयर आज काफी ज्यादा मोमेंटम में है। आप देखिए डिक्सन टेक बड़ा शेयर है, बड़े वैल्यू का शेयर है, और ऐसा शेयर अगर 5% चढ़ जाए तो आप देखिए एक ही दिन में 500-550 रुपए की तेजी दिखा चुका है ये शेयर। 500-550 कई शेयरों के तो भाव होते हैं, इतनी ये तेजी दिखा चुका है। तो ऐसे में ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि आखिर ये इतना बड़ा शेयर इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है, क्यों है ये इतनी बड़ी छलांग। तो इस तेजी के ऊपर पूरी रिसर्च की है हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्योत्तम जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए क्या आखिर वजह रही इतना बड़ा शेयर 5% से ज्यादा की तेजी। देखिए वजह यह है कि एक चीन की कंपनी है एचकेसी ओवरसीज, इनके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर का अनाउंसमेंट किया था जून 2024 में, और उस ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी मिली है अब जाकर सरकार की तरफ से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से ये इनको इंपॉर्टेंट अप्रूवल मिला है, और उस अप्रूवल के लिए के चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर में तेजी हो रही है। 5 से 7% इंट्राडे में ये मूव हम देख रहे हैं। कंपनी ने डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए एचकेसी के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था, और इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज यानी कि DDTPL, ये कंपनी अब जेवी कंपनी में तब्दील हो जाएगी, और इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में जो डिक्सन की हिस्सेदारी होगी वो होगी 74% की, और एचकेसी की जो हिस्सेदारी होगी वो होगी 26%। और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज ये पूरी तरह से एक ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी बन जाएगी। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी इस ज्वाइंट वेंचर के तहत, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो सेक्टर के लिए डिस्प्ले मॉड्यूल उत्पादन का कंपनी विस्तार करेगी। ज्वाइंट वेंचर में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडीज और लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल होगा नोटबुक में, मोबाइल में, टीवी में, कार के डिस्प्ले में, मॉनिटर में, इन तमाम जगहों पर इस्तेमाल होगा। एलसीडी और टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल्स के साथ अन्य डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज पर भी कंपनी फोकस करेगी। और कंपनी का यह कहना है कि सरकार का जो मेक इन इंडिया अभियान है उसको भी इससे बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंपोर्ट पर जो अभी तक हमारी डिपेंडेंस रही है उसको घटाने में काफी ज्यादा ये ज्वाइंट वेंचर मददगार होगा, और इसके लिए जो प्लांट है कंपनी पहले से ही तैयार कर रही है। अपडेट ये आ रहा है कि FY27 की दूसरी तिमाही में ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा प्लांट से, और दूसरी छमाही में उत्पादन यहां से शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी के इस प्रोजेक्ट में लगभग 1200 करोड़ रुपए के एडिशनल इन्वेस्टमेंट का भी आगे चल के प्लान है, और फेज 1 में 24 मिलियन स्मार्टफोन डिस्प्ले, 2 मिलियन लैपटॉप डिस्प्ले कंपनी इसमें बनाएगी, और इसका क्षमता का विस्तार करके आगे लगभग 55 मिलियन यूनिट तक करने का है। तो एक बड़ा प्लान है, कंपनी ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, और अब यह मंजूरी मिल गई है तो ये चीजें और फास्ट ट्रैक होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अनाउंसमेंट इस डील का, इस जेवी का, वो तो पहले ही कंपनी ने कर दिया था।
आप देखिए ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। नोमुरा ने जो टारगेट दिया है 14,678 का है, बाय की रेटिंग है और मौजूदा भाव से लगभग 50% ऊपर के ये टारगेट है। जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है, 13,700 से घटाकर 13,000 रुपए किया है, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग है। तो ब्रोकरेजेस अपबीट है डिक्सन टेक पर, क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन भी हमने शेयर में काफी ज्यादा देखा है। 18,500 रुपए से गिरते गिरते शेयर ये 10,000 रुपए के भी नीचे गया था। शेयर की चाल की बात करें तो यहां पर आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आएगी, क्योंकि एक महीने में करीब 11.5% नीचे है, 6 महीने में 42% नीचे, इस साल अब तक करीब 15% इसने गंवाए हैं और एक साल में नेट 21-22% शेयर नीचे है। लेकिन चूंकि ये बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर क्या है, एक अपडेट आया है अप्रूवल को लेकर और उसके चलते शेयर में आज हम रिन्यूड इंटरेस्ट देख रहे हैं और ब्रोकरेजेस का जो कन्विक्शन है वो भी शेयर पर बरकरार है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से डिक्सन टेक के शेयर में आज बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम रिसर्च और तमाम डिटेल के साथ जो है रिसर्च लेकर आने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए एक राय डिक्सन टेक के ऊपर लेते हैं हरीश जी से कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक करेक्शन ये पिछले दिनों में दिखा चुका है, जैसा अभी अभिषेक ने आपको प्राइस परफॉर्मेंस बताया। हरीश जी, डिक्सन के ऊपर आपकी क्या राय होगी? अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना हो तो क्या करना चाहिए? जैसा अभिषेक जी ने बताया, बिल्कुल यहाँ पे देखिए लगातार हमने लास्ट 6 महीने में गिरावट देखने मिल रहा है। अभी 2024 में अच्छी रैली देखने मिल रही थी, लेकिन 2024 में ऑलमोस्ट 30% का लॉस थे। इस साल में भी अगर देखा तो ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा ही नुकसान में है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि आज तो एक न्यूज के चलते थोड़ा बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक मूव देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी सेटअप के हिसाब से देखा है तो जो मेजर मूविंग एवरेज है 20 to 50 और 20 और 200 सारे मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, थोड़ा ओवरसोल्ड था स्टॉक प्राइस, उसके चलते एक अपटिक देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच में रखना चाहता हूँ स्टॉक को, जब तक स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फिर से एक बार 9,900 के आसपास आता है, तब जाके फिर से एक बार रिविजिट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, तो डिप आता है तब जाके ही बाइंग करना चाहिए। तो फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी स्टॉक को। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है वो अवॉइड करने की राय जो है वो डिक्सन टेक के ऊपर आती हुई आपको हरीश जी की तरफ से। हरीश जी, बहुत शुक्रिया, आज जुड़े आप और आपने तमाम शेयरों पर अपनी राय दी, मार्केट की स्ट्रेटजी आपने सजेस्ट की। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।